बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रीडरिक मीशर, अ स्विस फिजिशियन, आइसोलेटेड अ न्यू कंपाउंड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स। फ्रीडरिक मीशर एक स्विस फिजिशियन था। स्विस मतलब स्विट्जरलैंड का रहने वाला था और फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को। इसने पस सेल मतलब डेड सेल, उसमें से एक बायोमोलिक्यूल आइसोलेट किया, एक न्यू कंपाउंड उसने आइसोलेट किया। आइसोलेट करने का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना। जैसे मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं, मैं आपको कहूँ इनमें से रेड कलर को आइसोलेट करें, मतलब आप रेड कलर को आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि ये रेड कलर है। तो इसने भी न्यूक्लियस में से एक कंपाउंड को, न्यू कंपाउंड को आइसोलेट किया और वो बाकी बायोमोलिक्यूल से दिखने में मुख्तलिफ था। इसने उसको नाम दिया न्यूक्लियन। इट वॉज फाउंड दैट द न्यूक्लियन हैड एसिडिक प्रॉपर्टीज। बाद में पता चला कि इस न्यूक्लियन की एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं एंड हेंस इट वॉज रीनेम्ड न्यूक्लिक एसिड। तो इसका नाम न्यूक्लियन से न्यूक्लिक एसिड रख दिया। द न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ 5 शुगर बेस्ड कंपाउंड कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड्स पॉलीमर होते हैं और इनके जो मोनोमर हैं उनको कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। यहाँ न्यूक्लियोटाइड को लिखा हुआ है 5 शुगर बेस्ड कंपाउंड, यानी न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो शुगर है उसमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं। हमने शुगर की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ना, टेबल बना हुआ था, उसके अंदर जो 5 कार्बन वाली शुगर थी, पेंटोज शुगर, उसके नाम लिखे हुए थे ना, राइबोस, राइबोलोस, तो इसके अंदर भी पेंटोज शुगर होती है 5 कार्बन वाली। दीज पॉलीमर्स हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। ये जो पॉलीमर है न्यूक्लिक एसिड का, इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है। दीज आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स फ्रॉम वायरसेस टू मैन। वायरस से लेकर इंसान तक हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स 2 तरह के होते हैं, दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। ये डीएनए और आरएनए ये दोनों टाइप्स हैं न्यूक्लिक एसिड की। बोथ न्यूक्लिक एसिड्स आर लीनियर। ये वर्ड लीनियर है, यहाँ बुक में लाइनर लिखा हुआ है, गलत है। बोथ न्यूक्लिक एसिड्स आर लीनियर अनब्रांच्ड पॉलीमर्स। ये बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, स्ट्रेट चेन में होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। डीएनए इज द पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड आरएनए इज द पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड। देखिए, अगर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इसके जो मोनोमर्स हैं उनको कहेंगे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और अगर हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो उसके जो मोनोमर्स हैं यानी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको कहेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड। अगला टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब हम एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। न्यूक्लियोटाइड आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर्स होते हैं। विच इज पेंटोज शुगर बेस्ड वेयर अ नाइट्रोजीनियस बेस मॉलिक्यूल इज अटैच्ड एट इट्स फर्स्ट कार्बन एंड अ फॉस्फेट इज अटैच्ड एट 5th कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर एज शोन बिलो। इस पिक्चर में देखें, एक न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से होते हैं। एक होती है पेंटोज शुगर, यानी ऐसी शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन एटम्स हों, और यहाँ पे वो शुगर है राइबोस। इस न्यूक्लियोटाइड के, ये देखें मैंने लेबलिंग की हुई है, नंबर्स डाले हुए हैं। इसके पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजीनियस बेस अटैच होती है और 5th कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। द न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ऐसा न्यूक्लियोटाइड जिसमें अभी फॉस्फेट अटैच नहीं हुआ, सिर्फ पेंटोज शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस दोनों अटैच हैं, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, यानी अभी विदाउट फॉस्फेट है वो। द डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अच्छा, ये जो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजीनस बेस। इसमें से पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ये तो हर न्यूक्लियोटाइड में सेम होता है, लेकिन नाइट्रोजीनस बेसिस की टाइप्स होती हैं, ये 5 टाइप की होती हैं और एक न्यूक्लियोटाइड में एक बेस पाई जाती है। ये जो 5 बेसिस हैं इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक ग्रुप है प्योरीन और एक है पायरिमिडीन। प्योरीन ग्रुप के अंदर 2 बेसिस आती हैं और पायरिमिडीन ग्रुप के अंदर 3 बेसिस आती हैं। प्योरीन्स के नाम है एडिनिन और गुआनिन और पायरिमिडीन्स के नाम है साइटोसिन, थायामिन और यूरासिल। द डीएनए एंड आरएनए आर मेड अप ऑफ 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स which are variable on the basis of nitrogenous bases. DNA और RNA इनके अंदर
4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं और वही उनकी अलग अलग सीक्वेंस होती है, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था ना प्रोटीन में कि 20 टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं और वही अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं और प्रोटीन बनाते हैं। यहाँ पे भी वही वाली बात है कि एक डीएनए के अंदर 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होंगे और वही रिपीट होते रहेंगे बार बार और उससे डीएनए का स्ट्रक्चर बनता है। अच्छा देखिए, टोटल नाइट्रोजनस बेसिस है तो 5, लेकिन डीएनए के अंदर भी 4 आती हैं, 5वीं नहीं आती, और आरएनए के अंदर भी 4 आती है, एक 5वीं नहीं आती। डीएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमिन ये 4 आती हैं, और आरएनए के अंदर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल ये 4 आती हैं। डीएनए के अंदर यूरासिल नहीं होती और आरएनए के अंदर थायमिन नहीं होती। अगला टॉपिक है मोनोन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, मोनो मतलब सिर्फ एक ही न्यूक्लियोटाइड है, कोई लंबी सारी चेन नहीं है, बिल्कुल ओनली एक। Generally, nucleotides are found in the nucleic acids as a polynucleotide, but sometimes a single nucleotide also work independently as mononucleotide. आमतौर पे तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लेकिन कभी कभी एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड भी इंडिपेंडेंटली वर्क करता है और उसको हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड। These nucleotide have extra phosphate group as ADP और ATP। ये ADP और ATP ये दोनों मोनोन्यूक्लियोटाइड हैं। ADP होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और ATP होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। यानी यहाँ ये भी लिखा हुआ है कि मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप होता है। देखिए, एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर सिर्फ एक ही फॉस्फेट ग्रुप है, एक ही फॉस्फेट ग्रुप होता है, लेकिन ADP के अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं और ATP के अंदर 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि मोनोन्यूक्लियोटाइड जो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं उनके अंदर एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होते हैं। ATP वर्क एज एनर्जी स्टोरिंग, कैरिंग एंड एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल टू मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ATP का जो मॉलिक्यूल है वो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी को स्टोर करने का या किसी और को एनर्जी प्रोवाइड करने का या एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ले जाने का काम करता होता है। This energy is utilized to derive energy-demanding reactions such as synthesis of protein, lipids, carbohydrates, mechanical energy for cyclosis, contractility, cell divisions, movement of flagella, active transport, etc. तो ATP से जो एनर्जी बनती है वो कई सारे रिएक्शंस में इस्तेमाल हो जाती है, जैसे कि प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी सिंथेसिस में जब ये, क्योंकि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है ना, और जब मैक्रो मॉलिक्यूल बनते हैं तो एनर्जी इस्तेमाल होती है, तो वहाँ पे एनर्जी यूज़ हो जाएगी। या मैकेनिकल एनर्जी फॉर साइक्लोसिस कहते हैं साइटोप्लाज्म का सेल में घूमना। तो साइटोप्लाज्म जब सेल में घूम रहा है उसको घूमने के लिए भी एनर्जी चाहिए, वो भी ATP से मिलती होती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनके लिए एनर्जी चाहिए, सेल डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए होती है। फ्लैजेला, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके ऊपर एंटीने होते हैं, उनको कहते हैं फ्लैजेला, और वो एंटीने मूव करते हैं, उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म मूव करता है, तो उसकी मूवमेंट में एनर्जी चाहिए होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये भी बॉडी में प्रोसेस है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। ETC, तकरीबन हर प्रोसेस जो भी एनर्जी इस्तेमाल होती है हर प्रोसेस के अंदर वो सारी ATP से ही आती होती है। आप समझिए कि ATP हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी करेंसी का काम करती है, बल्कि हमारे अंदर नहीं, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी का काम ATP करती है, इसलिए ATP को कहते हैं एनर्जी करेंसी। ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ ATP इंटू ADP 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल और 31.81 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिलीज्ड। ATP किसी को एनर्जी देगा कैसे? ATP ब्रेक होगा तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जब ATP ब्रेक होगा तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है कि वो ADP और फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है और उससे 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। इस पिक्चर में देखिए, यहाँ ATP का स्ट्रक्चर बना हुआ है। राइबोस शुगर है, उसके साथ एक नाइट्रोजनस बेस अटैच है जो कि एडेनिन है, और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स अटैच हैं। आगे है डाइन्यूक्लियोटाइड। Sometimes 2 nucleotides are covalently bonded together to form a compound called dinucleotide. कभी कभी 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं और वो भी इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, उसको कहते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड। एक डाइन्यूक्लियोटाइड का नाम है NAD, निकोटीन अमाइड एडिनोसाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर जो निकोटीन है ये एक विटामिन होता है और ये 2 न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो जाता है और NAD बन जाता है। It works as coenzyme for redox reaction. डाइन्यूक्लियोटाइड, ये जो है NAD,
ये रिडॉक्स रिएक्शंस में कोएंजाइम का काम करता है। रिडॉक्स रिएक्शंस होते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इनकी एक्सप्लेनेशन भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, यहाँ ज़रूरत नहीं है। ये रिडॉक्स रिएक्शंस में कोएंजाइम का काम करता है। कोएंजाइम एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो किसी एंजाइम की हेल्प करता है। एंजाइम क्या होते हैं ये आपका आगे चैप्टर आएगा, हम वहाँ पे पढ़ेंगे एंजाइम क्या होते हैं। इट कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन 2H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन एंड एनर्जी। NAD एनर्जी भी कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी कैरी करता है। फॉर एग्जांपल कुछ डाइन्यूक्लियोटाइड्स के नाम लिखे हुए हैं, NADH2, FADH2 ETC। इस पिक्चर में डाइन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए इसमें 2 न्यूक्लियोटाइड्स हैं और जो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड है उसकी जो नाइट्रोजनस बेस है एडेनिन, उसके साथ निकोटीन अटैच है और वो बन गया निकोटीन अमाइड। और ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ गए तो स्ट्रक्चर बन गया डाइन्यूक्लियोटाइड का, और वो भी NAD, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। आगे है फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। हर 2 मोनोमर्स के दरमियान कोई ना कोई बॉन्ड तो होता ही है, और यहाँ पे 2 मोनोमर्स यानी 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसका नाम है फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। The 2 nucleotides are linked together by the bond in nucleic acid, that is DNA or RNA. This linkage or bond is called phosphodiester bond. DNA और RNA के अंदर जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं उनके दरमियान बॉन्ड फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड होता है। It is considered as the backbone of the nucleic acid strands. न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड की फॉस्फोडाइईस्टर को बैकबोन कहा जाता है क्योंकि इसी के ज़रिए तो वो बेसिकली जुड़े होते हैं आपस में। अगर न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान में से ये बॉन्ड ख़त्म कर दें तो वो अलग अलग हो जाएंगे सारे। इट इज़ अ बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। देखिए इस बॉन्ड की फॉर्मेशन को हम आसान तरीके से समझते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास, एक न्यूक्लियोटाइड का मतलब है कि इसके अंदर एक पेंटोज शुगर है, एक बेस भी अटैच है और एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच है। बेसिस को ज़रा साइड पे कर दें, सिर्फ हमारे पास समझे शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है। और आपको पता है कि जो शुगर है उसके 5th कार्बन एटम के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। अब जब 2 न्यूक्लियोटाइड्स के दरमियान बॉन्ड बनेगा तो वो ऐसे बॉन्ड बनेगा कि एक न्यूक्लियोटाइड में 5वें कार्बन के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3रे कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा। यानी एक न्यूक्लियोटाइड का 3रा कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके साथ कंडेंसेशन का रिएक्शन करेगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा और इन दोनों के दरमियान फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा। So it is defined as a chemical bond that forms when exactly 2 hydroxyl group in a phosphoric acid reacts with a hydroxyl group molecules of sugar forming ester bond. ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को डिफाइन किया हुआ है। ये काफ़ी ट्रिकी सा लिखा हुआ है लेकिन हमने आसान अल्फाज में देख लिया है कि कैसे बॉन्ड बनता होता है। In this bond, the 3 carbon of pentose sugar is linked with 5 carbon in DNA और RNA via phosphodiester bond. वाया मतलब होता है थ्रू, जरिए। यानी एक पेंटोज की कार्बन नंबर 3 दूसरे पेंटोज शुगर की कार्बन नंबर 5 के साथ अटैच होगी, लेकिन बीच में फॉस्फेट ग्रुप भी होगा और फिर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन जाएगा इनके दरमियान एंड दस इट एक्ट्स एज बैकबोन। और ये जो बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर का ये बैकबोन का काम करेगा। These are the bonds that hold the sugar phosphate components of the DNA molecule together. तो ये एक ऐसा बॉन्ड है जो शुगर फॉस्फेट कंपोनेंट मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, तो डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड है उनको आपस में जोड़ के रखने वाला बॉन्ड है ये। आगे है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। Earlier discussion made it clear that the nucleotides are joined together and form polymers like DNA and RNA के न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं और पॉलीमर्स बनाते हैं जिनको DNA और RNA कहते हैं। They have variety of role in living organisms. DNA और RNA के बहुत सारे रोल्स होते हैं। DNA performs function of transformation and heredity, यानी पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन जाती होती है वो DNA के ज़रिए जाती होती है। Genetic information is encoded in DNA in simple fashion in the form of codes. Genetic information कि एक इंसान कैसा होना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए, उसके बालों का रंग कैसा होना चाहिए, उसके हाथ पैर कैसे होने चाहिए, ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कोड्स की फॉर्म में डीएनए के अंदर स्टोर होती है। कल हम इंशाअल्लाह डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।